नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। हेलो डॉक्टर में एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं बीमारियों से जुड़ी अहम जानकारियां, जिस पर आपको मिलता है एक्सपर्ट से जवाब। आज हम बातचीत करेंगे बच्चों से जुड़ी बीमारियों की। जी हां, बच्चों में होने वाली बीमारियों को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर योगेश यादव जी, एसोसिएट प्रोफेसर जैकेलोन हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल ये कि बच्चों की बीमारी, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बड़ा आदमी बीमार होता है तो वो कोई भी सिम्टम अपना बता सकता है। मेरे को फीवर हो रहा है, कमजोरी महसूस हो रही है, जी मिचला रहा है, उल्टी करनी है, वो सब चीजें बता सकता है। लेकिन बच्चों की बीमारी को पहचानना, बच्चा बीमार है, ये कैसे पहचाना जा सकता है? बच्चा बीमार है, ये बच्चों में जो सिम्टम्स होते हैं, दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारी भाषा में सिम्टम, एक होता है साइन। जी जो जैसा कि आपने बताया कि सिम्टम का मतलब जो व्यक्ति खुद अपनी कंप्लेन करे, जी साइन का मतलब जो हम उसमें देखें। जी तो बच्चे जब तक वो 2-3 साल के, जब तक उनको बोली नहीं आती, तब तक हमें बच्चों को देखने से ही मालूम चलता है कि वो बीमार हैं या नहीं है। या फिर बच्चा दूध पीना कम कर दे, या बच्चा खाना पीना कम कर दे, उसका सांस चलने लग जाए, खांसी हो जाए, तो अपने को बच्चे को ऑब्जर्व करने और देखने से ज़्यादा मालूम चलेगा कि बच्चा बीमार है या नहीं है। और माँ बाप बच्चे की हल्की से हल्की, छोटी से छोटी हरकत को भी ध्यान जब उनको देते हैं तो उनको पता चल जाता है कि बच्चे में कुछ अनयूजुअल है। सारे निर्णय खुद नहीं लें, डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर को असेस करने दें कि ये बीमारी गंभीर है या नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये चीज़ आपने बताई कि जो सिम्टम है और बीमारी का जो एक कंप्लेंट होती है, वो दोनों चीज़ों में जो अंतर है वो बच्चा तो बता नहीं सकता, हर एक गार्जियन को, पेरेंट को ही देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कौन से ऐसे सिम्टम्स है जिनको देख करके अलर्ट होना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें होती है कि जो सामान्यतः बच्चों में होती है कि वो घर पे भी ऑटोमेटिक रिकवर हो जाती है और उसका समाधान घर पे भी खुद के स्तर पे भी किया जा सकता है, जिसे नॉर्मल सिम्टम्स बोले जा सकते हैं। और कौन से ऐसे साइन हैं कि जिनसे कि उसे अलर्ट होने की आवश्यकता है और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। हर बीमारी के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें अलार्म करते हैं। जैसे अपन बात करें खांसी जुकाम की, तो अगर बच्चे का सिर्फ नाक बह रहा है जी तो वो ज़्यादा गंभीर नहीं है। लेकिन अगर बुखार तेज़ है, सांस तेज़ चल रहा है, खांसी ज़्यादा है, बच्चा सुस्त हो गया है बीमारी के कारण से, ज़्यादा रो रहा है बच्चा, दूध नहीं पी रहा है, खाना नहीं खा रहा है, उसकी डे टू डे एक्टिविटी प्रभावित हो रही है, तो ये गंभीरता वाले लक्षण है। ऐसे ही दूसरी बात करें तो बच्चों में उल्टी दस्त कॉमन होते हैं। तो उल्टी दस्त में अगर बच्चा सुस्त हो गया है, बच्चे की पेशाब करना या उसका जो अलर्टनेस है वो कम हो गई है, तो ये डेंजर साइन है। जी अगर 2-4 बार ही दस्त गए हैं तो कोई ख़ास बात नहीं है। ऐसे ही कहीं से खून निकले, उल्टी में खून आए, दस्तों में खून आए, तो वो समस्या वाली चीज़ है। बच्चे कॉमनली पेट दर्द की शिकायत भी करते हैं। पेट दर्द सामान्य होता है यदि उसमें पेट दर्द के कारण से बच्चे के चेहरे पे फर्क नहीं आए। लेकिन अगर अपने को बच्चे का चेहरा देख के ही मालूम चल रहा है कि बच्चा तकलीफ़ में है, तो इसका मतलब हमें डॉक्टर के पास तुरंत पहुंचना चाहिए। ऐसे ही बच्चों में दौरे आने की समस्या होती है, बेहोश हो जाते हैं कई बच्चे। ये एक अपने आप में गंभीर समस्या है। अपन गाँव के लोगों को देखते हैं तो नॉर्मली एक समस्या होती है कि वो जो दौरे वगैरह इस तरह की जो समस्या, कन्वर्जन वाली समस्या होती है, तो वो भैरू जी के या झाड़ा देने चले जाते हैं। वो एक सही चीज़ नहीं है। ये कोई देवीय प्रकोप नहीं है, ये एक बीमारी है, उसका तुरंत इलाज जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं, साइन होते ही आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, तो क्या 1-2 दिन घर पे उपचार देना चाहिए, या जिस दिन आपने देखा सिम्टम दिखा तुरंत आपको इमीडिएट हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, या फिर 1-2 दिन का इंतजार किया जाए ताकि उससे पता चले कि ये सिम्टम है, रेगुलर है, रिकवर नहीं हो रहे हैं, बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, तो कितने दिन का समय मान के चले, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितने दिन में उसे अलर्ट होकर के तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बच्चों का जो नेचुरल रिजर्व है वो कम होता है बड़ों से। तो जैसे ही बच्चा बीमार हो, तुरंत ही हमें आसपास जो भी पीडियाट्रिशियन है उससे तुरंत हमें राय लेनी चाहिए, और ये पीडियाट्रिशियन को डिसाइड करने देना चाहिए कि वो सिम्टम्स सीरियस हैं या नॉर्मल है। जी बिल्कुल। और जैसे बच्चे, नवजात शिशु है, नवजात शिशु को देखा जाता है कि मोस्टली डिलीवरी हुई और पीलिया हो गया और उसे मशीन में रखा जाता है, तो वो क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या उपचार हो सकता है? एक गर्भवती महिला अपने स्तर पे भी, स्वस्थ शिशु का जन्म हो तो क्या उसको सावधानियां रखनी चाहिए? बच्चों में जो पीलिया की समस्या है, नॉर्मली फिजियोलॉजिकल पीलिया या सामान्य जितना
खतरनाक पीलिया नहीं बोलते हैं, वो तो लगभग हर बच्चे में थोड़ा बहुत होता है, जी लेकिन उसका लेवल नॉर्मली 10 से 12 पॉइंट से नीचे होता है। तो अगर इससे नीचे का पीलिया है, और वो दिन के हिसाब से भी होता है, जैसे जो बिलिरुबिन का लेवल है वो वेट और डे के हिसाब से चेंज होता है जी तो फिजियोलॉजिकल अगर लिमिट में अगर पीलिया है तो वो समस्या की चीज़ नहीं है। लेकिन अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है तब हमें उसके इलाज की ज़रूरत पड़ती है। और नवजात शिशु एक ऐसी नवजात शिशुओं में जो बीमारियां होती हैं वो काफ़ी कुछ हद तक देखने से मालूम चलती हैं, क्योंकि नवजात शिशु खुद की कंप्लेन तो करते नहीं है। जी तो अगर बच्चा नीला हो गया हो, या ज़्यादा पीला हो रहा हो, या दूध नहीं पी रहा हो, या बच्चा पैदा होने के बाद रोया नहीं हो, या बच्चा प्रीटर्म है, उसका वेट 1 किलो 800 ग्राम से कम है, तो ऐसे बच्चों को हमें तुरंत जो है पीडियाट्रिशियन के पास जाना ही चाहिए। जी बिल्कुल। उसके बाद जब बच्चा जन्म ले लेता है और जन्म से लेकर के 6 महीने साल भर का जो पीरियड होता है, स्पेशल केयर का वो पीरियड होता है, और उस दौरान बच्चे की जो केयर होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। बच्चे को जब केयर किया जाता है तो बहुत सारे जो लोग हैं वो बच्चों को इतने कपड़ों में उसको रख लेते हैं कि बच्चा बीमार नहीं हो जाए, उसको कहीं हवा नहीं लग जाए, ठंड नहीं लग जाए, तो उसको ओवर मतलब उसको कवर कर दिया जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि उसको मतलब बिल्कुल ही लापरवाही बरतते हैं। तो कैसा क्या प्रिकॉशन रखा जाना चाहिए जब बर्थ हुई बच्चे की, वहाँ से लेकर के 6 महीने तक उस बच्चे की जो केयर है, तो बच्चे को कपड़े किस प्रकार से पहनाने चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हम इंसान जो हैं वो उनका तापमान एक ही रहता है, सर्दी हो या गर्मी हो, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सबका तापमान की रेंज एक ही है। तो अगर हम कमरे में एयर कंडीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कमरे का जो तापमान है वो 28 से 30 डिग्री के बीच में रखना है हमें। ये वो एक टेम्परेचर है जिसमें बच्चा कभी तकलीफ में नहीं आएगा, चाहे गर्मी की हो चाहे सर्दी हो। जी लेकिन सर्दी में चूंकि हमारे यहाँ पे एयर कंडीशन नहीं होता, गर्मी में तो हम एसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन सर्दियों में हम बच्चे का घर गर्म नहीं कर पाते। जी वेस्टर्न कंट्रीज में तो घर गर्म रहने की परंपरा है, जी हिंदुस्तान में नहीं है। जी तो हमें कपड़े की बात करें तो कपड़े हमें कितने पहनाने हैं इसका एक सीधा सा नियम है, जी जितने कपड़े आपको चाहिए उससे एक ज़्यादा। जी जितने कपड़े आपको पहनने के बाद गर्मी सर्दी नहीं लग रही, उससे एक कपड़ा बच्चे को एक्स्ट्रा पहनाना है। और साथ में टोपी और पैरों में जुराब बच्चे को अवश्य पहनाएं। ऐसी दोनों ही चीज़ें, जैसे आपने बताया कि ज़्यादा कपड़े भी नुकसानदायक हैं और कम भी नुकसानदायक हैं, दोनों में ही बच्चे को समस्या आती है। जी तो हम कपड़े प्रॉपर पहनाएंगे तो बच्चे कंफर्टेबल रहेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा हाइजीन का जो है वो ध्यान बड़ा रखना जरूरी होता है। बच्चों को जब कोई भी फैमिली मेंबर उसको ले रहा है, गोद में ले रहा है, या फिर उसको कुछ खिला रहा है, पिला रहा है, तो ऐसे में क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए ताकि बच्चा इन्फेक्टेड नहीं हो? क्योंकि बच्चा तो घर में है लेकिन आप तो बाहर जा करके आए हो, आप तो पोल्यूटेड माहौल में जाके आए हो। बिल्कुल साधारण सी बातें हैं, जैसे कि हम बच्चे को गोद में लें तो हम बच्चे को गोद में लेने से पहले हमारे हाथ जो हैं वो साबुन से धोएं। जो बीमार व्यक्ति है वो बच्चे के पास में नहीं जाए। बच्चे को हम अगर बच्चे को लगभग हर रोज़ स्पंज बाथ या अल्टरनेट डे स्पंज बाथ या जो अपने स्नान करते हैं, गर्मियों के दिन तो कराना ही कराना है, सर्दियों में अपने स्पंज बाथ दे सकते हैं। साथ के अंदर हाइजीन प्रॉपर नहीं रखेंगे और बच्चा आसपास इन्फेक्शन अगर लेता है तो वो जल्दी पकड़ लेता है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बड़ों से कम होती है, तो बच्चों के बीमार होने के चांसेस बड़ों से ज़्यादा होते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद में एक चार्ट भी दिया जाता है, वो टीकाकरण का चार्ट है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है? और बहुत सारे लोग हैं टीकाकरण को गंभीरता से नहीं लेते हैं, एक टीका लग गया, 2 मिस हो गए, तीसरा करवा लिया, चौथा रह गया, तो ऐसे में क्या आपकी सजेशन है टीकाकरण को लेकर? देखिए, टीकाकरण एक्चुअली आपका बीमा है, आपका और आपके बच्चे का जिस बीमा है कि वो जिस बीमारी के अगेंस्ट टीका लगाया जाता है वो बीमारी आपके बच्चे की नहीं होगी, इसकी गारंटी टीका देता है। जी तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे बच्चे स्वस्थ रहें तो जितने भी टीके जिन बीमारियों के प्रति आते हैं जी उनके टीके हम हमारे बच्चे को ज़रूर लगवाएं। हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी इसको प्रोत्साहित करती हैं। पहले से ज़्यादा टीके आजकल फ्री मिलने लग गए हैं जी लेकिन हम अगर हमारी लापरवाही से कोई टीका रह जाता है जी तो उसको हम बाद में भी लगवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी उम्र निकल गई तो वो लगेगा नहीं। कितने साल तक लगा सकते हैं? टीकाकरण की कोई ऊपरी उम्र नहीं है, मिनिमम उम्र तो है, लेकिन जैसे मान लो किसी बच्चे के हेपेटाइटिस का बी का टीका बचपन में नहीं लगा तो बड़े होने के बाद भी लगा सकता है। आप और हम जब टीका नया नया आया था हेपेटाइटिस बी का तो हमने तो 20-25 साल की उम्र में लगाया था। जी तो लेकिन चूंकि बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं
इसलिए टीकाकरण बच्चों का जल्दी से जल्दी यथासंभव इफेक्टिवनेस बनी रहती है बनी, हाँ इफेक्टिवनेस, मतलब जो जल्दी से जल्दी अगर कराएंगे तो बच्चा उसका प्रोटेक्शन उसको जल्दी मिलेगा। तो इसलिए बच्चों का टीकाकरण सारा कराना है, जितना सरकार उपलब्ध कराती है वो कराना है। इसके अलावा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उसके अलावा कुछ और टीके बाजार में मिलते हैं, वो भी आपको कराना चाहिए। बिल्कुल, ये एक काफ़ी सस्पेंस क्रिएट करता है कि जो लिस्ट है उस लिस्ट में जो सरकारी अस्पताल में टीके लगाए जाते हैं, उसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में टीकाकरण होता है, वो पेमेंट दे करके आपको करवाना होता है। तो उसमें और उसमें क्या अंतर होता है और क्या बेनिफिट्स, अगर वो प्रीमियम टीकाकरण अगर करवाता है तो उससे उसको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? देखिए ऐसा है, सरकारें जो काम करती हैं वो लोकहित में काम करती हैं जी सामूहिक लोकहित और सरकार का बजट, ये दोनों चीज़ों का बैलेंस गवर्नमेंट को हमेशा बना के चलना होता है। जी यदि कोई बीमारी एकदम से जैसे फैली, जैसे कि आपने कोरोना का उदाहरण ले, जी तो कोरोना में लोगों को टीके की आवश्यकता ज़्यादा थी, तो सरकार ने लोगों की तरफ ध्यान देते हुए सबको मुफ्त टीकाकरण करवाया। जी हमारी सरकारें भी इस नीति पे चल रही हैं। आज से 15-20 साल पहले की बात करें तो सिर्फ 2 ही टीके फ्री आते थे, पोलियो और डीपीटी। जी जबकि आजकल तो रोटा वायरस का टीका भी मुफ्त मिल रहा है, न्यूमोकोकल का टीका भी मुफ्त मिल रहा है। इसके अलावा जो पेंटावेक जो है वो सरकार ने फ्री कर दिया है। तो लगभग सारे टीके सरकार मुफ्त ला रही है, जैसे जैसे सरकार का बजट, सरकार के पास फिजिबिलिटी होती है वैसे। इसके अलावा कोई और अगर किसी के पास अफोर्डेबिलिटी हो तो वो प्राइवेट भी अपने टीके एक्स्ट्रा लगवा सकता है। ये दोनों टीके एक ही हैं, बस अंतर ये है कि कुछ टीके जो हैं वो सरकार अभी मुफ्त नहीं दे पा रही, वो हो सकता है नियर फ्यूचर में मुफ्त दे पाए। जी तो जैसे अपन बात करें पेंटावेक की या हेपेटाइटिस बी की, तो हमने जब हेपेटाइटिस में हमारी बात करूं कि हम जब एमबीबीएस में थे तो हमने 1500 रुपये दे के वो टीका लगाया था, जबकि आज सरकार वो मुफ्त सबको उपलब्ध करा रही है। टीका सेम है, टीके में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उस टाइम सरकार की पॉलिसी अलग थी, अब सरकार की पॉलिसी अलग है। तो कोई टीका अगर बाजार में खरीदना पड़ रहा है या सरकार फ्री लगा रही है, इससे उसकी गुणवत्ता का अंतर नहीं है, इससे तो सरकार के बजट का और उसकी पॉलिसीज का जो है वो पता चलता है। जैसे जैसे सरकार के पास बजट आएगा तो नियर फ्यूचर में और भी टीके मुफ्त में सरकार धीरे धीरे लाएगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बात हुई बच्चों के टीकाकरण की। इसके बाद में अगर बात करें, बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, कौन सी उम्र होती है जब उसको अन्न खिलाना शुरू कर देना चाहिए? कौन सी वो चीज़ें हैं उसको उसके डाइट में होना ज़रूरी है? क्योंकि आजकल काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं, कुपोषण लगातार बढ़ती जा रही है, बच्चों को भूख नहीं लगती है, ये कई सारी चीज़ें हैं जिससे उसका जो डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके शारीरिक विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो ऐसे में कौन सी उम्र से क्या कुछ खिलाना उसको शुरू कर देना चाहिए और कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए 6 महीने से लेकर के जब 1 साल का जो समय होता है और उसके बाद जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है? जी देखिए, जन्म से लेकर 6 महीने तक तो हमें सिर्फ माँ का दूध देना है और इसके अलावा कुछ नहीं देना। जी बच्चे का पानी की पूर्ति और खाने की पूर्ति माँ का दूध कर देता है। जी 6 महीने के बाद में हम इसे सप्लीमेंट्री फूड जैसे कि सेमी सॉलिड डाइट दे सकते हैं, जैसे कि अपन दे सकते हैं उसको ऊपर का दूध चालू कर सकते हैं, दही चालू कर सकते हैं, सूजी दे सकते हैं, हलवा बना के खिला सकते हैं। बच्चे के 6 महीने से लेके 1 साल के बच्चे के दांत नहीं होते जी, लेकिन वो 50 सब्जी दे सकता है जी। तो अगर बिना मिर्ची की, बिना तली हुई चीज़ें हम उसको इस रूप में दें कि एक बिना दांत का आदमी उसको निगल सके, तो बच्चे के लिए सबसे बेस्ट है। तो हमें 2-3 सर्विंग ऐसी शुरू में स्टार्ट करनी है और फिर धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ानी है। सेमी सॉलिड फूड नहीं देंगे तो बच्चा सिर्फ दूध से, माँ के दूध से उसका वजन नहीं बढ़ेगा। और 1-2 साल का बच्चा जब हो जाए उसके बाद में तो वो सब कुछ ही खा सकता है जो हम खा सकते हैं। तो हमें 6 महीने से ये चीज़ें चालू कर देनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, उसके बाद में अगर बात की जाए, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, स्कूल जाने की उम्र उसकी होती है, बाहर निकलता है, बाहरी वातावरण के उसमें संपर्क में आता है, तो ऐसे में बीमारियां उसे घेर लेती हैं। मौसम चेंज होता है, अभी जैसे मौसम चेंज हुआ है, मौसमी बीमारियां हावी है। हॉस्पिटल्स में देखेंगे तो जो बच्चे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जो बीमार बच्चे हैं। तो ऐसे में कैसे उनको बचाया जा सकता है? क्या कौन से सिम्टम्स है जिनसे पहचान हो सकती है कि ये वायरल की चपेट में आ गया या ये सामान्य खांसी बुखार ही है? एक्चुअली सामान्य खांसी बुखार भी वायरस से ही होती है जी। बीमारियां 2 तरह की होती हैं, इन्फेक्टिव और नॉन इन्फेक्टिव। अगर बच्चे के एलर्जिक खांसी है या एलर्जी के कारण से जुकाम है तो ऐसी स्थिति में बच्चे के बिना बुखार के उसके खांसी रहेगी और वो रात को ज़्यादा रहेगी। अगर बच्चा इन्फेक्शन के कारण से, बच्चे के वायरल के कारण से अगर खांसी जुकाम हुई है तो हल्का बुखार, गले में दर्द, ये लक्षण साथ में उसके आएंगे। अब जैसे बच्चा स्कूल जाता है और दूसरे बच्चों से उसका मेल मिलाप होता है, तो चूंकि बच्चे के
पारिवारिक वातावरण से निकल के वो समाज में जाता है, तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के बच्चों से उसका मिलना होता है, तो वहाँ पे वायरस भी आपस में ट्रांसफ़र होते हैं, बैक्टीरिया भी ट्रांसफ़र होते हैं, तो बीमारियाँ नेचुरली बढ़ती हैं। प्रॉपर हाइजीन से और वैक्सीनेशन से हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन पता कैसे करें, क्योंकि जब बीमार बच्चा होता है तो एक तो सामान्य होता है कि कल उसने स्वेटर नहीं पहनी और बीमार हो गया, और बीमार होकर के 2 दिन वैसे ठीक भी हो जाता है जनरली, लेकिन कई बच्चे ऐसी बीमारी पकड़ लेते हैं कि वो 10 दिन 15 दिन महीने भर ही ठीक नहीं हो पाते। तो ऐसे में कैसे तो पहचानो कि ये उसको जो लक्षण है वो गंभीर बीमारी के हैं या फिर सामान्य बीमारी है, या फिर इमीडिएट जो भी अगर खांसी होगी तो फिर डॉक्टर के पास ही जाना है, या कोई प्रिकॉशनरी वो घर पे भी खांसी की कोई दवाई ऐसी रख सकता हो कि वो कोई बिना पूछे भी ले सकता हो बच्चे के लिए, या फिर डॉक्टर से पूछ के ही लेनी पड़ेगी? ऐसा है सर कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके बच्चे के बुखार या गले में दर्द ज़्यादा है या कम है, ये आपको देखना है। मौसमी बीमारियां नॉर्मली खांसी जुकाम होती हैं, या फिर बाहर के खाने से उल्टी दस्त होते हैं। जी। उल्टी दस्त में जो उनके लक्षण होते हैं गंभीरता के, वो होते हैं कि बच्चा अगर पेशाब कम कर रहा है, सुस्त है, उल्टियाँ 5-7 बार से ज़्यादा हो गई हैं, 5-7 बार से ज़्यादा हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। दूसरी, खांसी जुकाम की बात करें अपन, तो खांसी जुकाम अगर बिना बुखार के हल्की फुल्की खांसी जुकाम है तो आप होम रेमेडी से उसको ठीक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको अस्पताल या डॉक्टर के पास लेके जाएं। लेकिन अगर बच्चा लगातार खांस रहा है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, उसका खाना पीना डिस्टर्ब हो रहा है, बुखार तेज आ रहा है, बच्चे का निगलने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाना चाहिए। हेलो डॉक्टर में लगातार चर्चा का दौर जारी है। बच्चों की बीमारियों से जुड़ी जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और जानकारी साझा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में लगातार मौजूद हैं जैकेलॉन हॉस्पिटल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर योगेश यादव जी। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से चर्चा की बच्चों की बीमारियों के सिम्टम्स की, क्या प्रिकॉशंस रखे जाने चाहिए, वो सारी तमाम जानकारी आपने साझा की, लेकिन इस वक्त एक सबसे बड़ी चिंता गार्जियंस के मन में, बच्चों के पेरेंट्स के मन में, चाइना में जो फैल रही बीमारी है, हालांकि भारत में अभी तक दस्तक नहीं दी है, लेकिन उस बीमारी को लेकर लोग दहशत में हैं। तो जानना चाहेंगे, पहली चीज, चाइना में जो बीमारी फैली है बच्चों में, बच्चों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, क्योंकि कोरोना को अभी लोग भूले नहीं हैं, कोरोना का जो आघात है उसको अभी तक लोग भुला नहीं पाए हैं, और फिर से चाइना से ही ये वायरस वहाँ से निकल रहा है। तो जो वहाँ बीमारी फैली है वो बीमारी क्या है, उससे क्या डरने की ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है कि बैक्टीरिया और वायरस जब अपनी बॉडी में जाते हैं तो वो अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को जागृत करके अपने प्रति उनके प्रति हमारा शरीर एंटीबॉडी बना देता है। तो वो वायरस और बैक्टीरिया कई बार अपना नया स्ट्रेन लेके आते हैं, नई तरीके से वो अटैक करते हैं। चाइना में जो बीमारी फैली है, जिसको रेसेमी निमोनिया का नाम दिया है, एक्चुअली वो माइकोप्लाज्मा और आरएसवी नाम के 2 कारकों से फैली है जी। माइकोप्लाज्मा एक छोटा बैक्टीरिया होता है जो बैक्टीरिया और वायरस के बीच की कड़ी है, और आरएसवी एक वायरस है। ये दोनों ने अपना थोड़ा सा स्ट्रेन नया लेके आए हैं, और इनके कारण से चाइना में चूँकि लंबा लॉकडाउन था, उसके कारण से वहाँ के बच्चों में इम्यूनिटी कम हो गई, और ये नया स्ट्रेन है, इसलिए एकदम से वहाँ के काफ़ी संख्या में बच्चों को इसने एक साथ प्रभावित किया है। अब जैसे इन्फ्लुएंजा है, हर साल फैलता है, हर साल नया स्ट्रेन लेके आता है, तो चाहे सांस की कोई भी बीमारी हो, वो बीमारी तब तक अपने को प्रभावित करेगी जब तक हम उसके लिए जो ज़रूरी सुरक्षा के कार्यक्रम हैं वो नहीं करेंगे। जैसे मास्क लगाना, दूरी बना के रखना, जो बीमार आदमी है वो लोगों से कम मिले। तो ये जो हमने कोरोना काल में किया, डिस्टेंस बना के रखी, सोशल डिस्टेंसिंग की, उससे अपनी इस बीमारी से काफ़ी बच्चे इसमें बच सकते हैं। और ये कोई बड़ा कारण नहीं है कि अपन इससे डरें या कोई इससे भयभीत हों। ये इसका ट्रीटमेंट भी संभव है, और ये तो दोनों बीमारियां पहले से भी धरती पे विद्यमान थी। कोरोना वायरस तो एक नया वायरस था, लेकिन ये दोनों नई चीज़ें नहीं है। ये तो हमेशा हर साल सर्दी के इस मौसम में इनका आउटब्रेक कहीं ना कहीं होता रहता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो टीकाकरण है, भारत देश में टीकाकरण चल रहा है, और ये जो वायरस है जो बच्चों को प्रभावित कर रहा है, तो क्या जो टीकाकरण की जो सूची है उसमें जो टीके लगाए गए हैं उनमें से कोई टीका इस बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम है, या फिर अलग से टीकाकरण की जरूरत पड़ेगी? नहीं, इन दोनों बीमारियों के टीके अभी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। न तो आरएसवी का टीका यहाँ पे है, अमेरिका में इसका टीका बना जरूर है, वो प्रयोग के स्तर पर है,
लेकिन वो मास स्केल पे उपलब्ध होने का अभी आरएसवी का टीका अभी इंडिया में नहीं है, और माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट कोई टीका भी है नहीं, तो बचाव ही उपचार है। बिल्कुल, बचाव ही उपचार है। लेकिन हालांकि भारत देश में इसके कोई सिम्टम्स देखे नहीं गए, कोई केस अभी मिले नहीं हैं, लेकिन कैसे पहचान इस बीमारी की, सिम्टम्स की पहचान कैसे की जाए? चीन के जो से जो स्टडी आ रही हैं उनसे थोड़े से लक्षण इसके दूसरे निमोनिया से अलग हैं। माइकोप्लाज्मा वॉकिंग निमोनिया नाम की बीमारी करता है। इसमें आदमी के हल्की फुल्की खांसी जुकाम लगातार लंबे टाइम तक चलती है और खांसी लगातार बनी रहती है। तो जो वहाँ से लक्षण जो आए हैं, जिन लोगों को स्टडी में पता चले हैं, वो ये है कि ये निमोनिया दूसरे निमोनियाओं से इस बार में अलग है कि इसमें खांसी, लंबी खांसी रहती है, लगातार खांसी रहती है, और बुखार उतनी ज़्यादा नहीं रहती, लेकिन सांस जल्दी चलने लग जाता है और जल्दी से ठीक नहीं होती। कई बार बच्चों के फेफड़ों में पानी बढ़ने की शिकायत और मवाद होने की शिकायत भी इसमें मिली है। लेकिन ये सारी चीज़ें ट्रीटेबल हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अगर सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे और जो हमने कोरोना में जो कार्य किए थे वो सारे अपन करेंगे तो ये फैलेगा भी नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है, कई राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है, ऑक्सीजन की व्यवस्था पर्याप्त रखें, पीपीई किट की व्यवस्था रखें, दवाइयों की कमी ना हो, ये एक सरकारी एडवाइजरी हो गई। लेकिन क्या कुछ गाइडलाइन चिकित्सकों की ओर से बच्चों के लिए इस बीमारी को लेकर प्रोटेक्ट करके रखें? क्योंकि इम्यून सिस्टम, जैसे कोरोना में देखा, इम्यून सिस्टम अगर आपका अच्छा है, अच्छे से आपका इम्यून सिस्टम आपने मेंटेन किया हुआ है, तो कोरोना आपको मारक नहीं होगा। तो ऐसे में बच्चों को कैसे तैयार रखें? ऐसी कभी भी फ्यूचर में भी कोई बीमारी हो तो बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट रखने के लिए खुद के स्तर पे एक जनरल गाइडलाइन जो कि हमेशा के लिए रहती है। किसी भी बीमारी के अंदर एक जनरल गाइडलाइन ये है कि हम हमारे हाथ साबुन से धोएं। कोई भी बीमार व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्तियों से थोड़ी दूरी बना के रखे, मुंह पे मास्क लगाएं। इसके अलावा ताज़ा फल और सब्जियों का सेवन करें जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े। बच्चों में बेमौसम बच्चे उल्टी पुल्टी चीज़ नहीं खाएं। जैसे अभी बच्चे जो हैं सर्दियों में आइसक्रीम का सेवन करते हैं कई बार, ऐसी चीज़ें नहीं करें। बाहर निकलें तो प्रॉपर कपड़ों में निकलें, तापमान का ध्यान पूरा रखें। ऐसा करेंगे तो बच्चे काफ़ी हद तक बीमारियों से बचे रहेंगे, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, चलते चलते एक अंतिम सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा कि बच्चों में बहुतायत में ये एक कॉमन सिम्टम माना जाता है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उसकी मम्मा उसके पापा उसके पीछे पीछे भग रहे हैं, बच्चे को खाना खिलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बच्चे का मन नहीं होता है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मन तो होता है लेकिन वो रोटी सब्जी नहीं खाएगा, छाछ दही दूध नहीं खाएगा, लेकिन अगर पिज्ज़ा खिला दोगे तो वो तुरंत खा लेगा, मैगी खिला दोगे तो तुरंत खा लेगा उसके लिए। और एक पैकेज जो फूड है, कुरकुरे हो गए, चिप्स हो गई, उसके लिए वो तुरंत तैयार हो जाएगा। तो उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? ये सब पसंद और स्वाद की बात है जी। अगर बच्चा कुछ विशेष चीज़ों में खा रहा है और बाकी चीज़ें नहीं खा रहा है तो हम बच्चे की आदत पलटनी चाहिए। आदतें तुरंत नहीं बदलती, थोड़ा समय लगता है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को भूख ही नहीं लग रही है तो उसका मतलब है कि हो सकता है उसके एनीमिया हो, पेट में कीड़े हों। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अपने को देखनी होती हैं। तो अगर आपके बच्चे के लगातार भूख नहीं लगने की समस्या है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और बाकी अगर बच्चा फास्ट फूड खा रहा है, जंक फूड खा रहा है और घर की रोटी सब्जी नहीं खा रहा तो वो बीमार नहीं है, इसका मतलब उसको पसंद नहीं आ रहा। तो हम जैसे इडली सांभर बना दें जी। सांभर में सब सब्जियों का मेल होता है जी। तो हम बच्चे को कुछ बच्चे की तरफ सोचें, कुछ स्वास्थ्य की तरफ सोचें। ऐसा कोई नई रेसिपी बनाएं जो बच्चे को पसंद आए। धीरे धीरे बच्चा जो है वो चीज़ें पसंद करने लगेगा और खाने भी लगेगा। बिल्कुल। बच्चे को कैसे पहचाने? कोई बच्चा ऐसा है कि सब कुछ खिलाते खिलाते भी वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी खाने की अगर देखेंगे तो हैबिट बहुत कम होगी लेकिन उसका शरीर फूला हुआ दिखेगा, आपको लगेगा कि ये तो बहुत मोटा ताजा हो रहा है। तो ऐसे में दोनों विरोधाभासी ये चीज़ें, इसको कैसे देखेंगे? ये चीज़ BMW पे डिसाइड होती है। बॉडी मास इंडेक्स और अपनी जो मेटाबॉलिक रेट है वो ये डिसाइड करती है कि आप कितना मोटे रहते हो, कितने पतले होते हो। अगर किसी बच्चे की मेटाबॉलिक जो रेट है वो अगर ज़्यादा है, उसकी उपापचय की दर ज़्यादा रहती है तो ऐसी कंडीशन में बच्चा खाएगा भी खूब लेकिन पतला रहेगा। और कुछ बच्चे जो हैं वो कम खाते हैं लेकिन मोटे हो जाते हैं क्योंकि उनके मेटाबॉलिज्म की जो रेट है वो कम होती है। जैसे थायराइड की बीमारी है तो उसमें क्या होता है कि हम एक रोटी खाते हैं लेकिन फिर भी मोटे हो जाते हैं। और अगर थायराइड बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में हम खूब खाते हैं फिर भी हमारा वजन बढ़ता नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति विशेष का
मेटाबॉलिज्म किस रेट से चल रहा है। जी बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ आप जुड़े और बहुत ही रोचक जानकारियां लोगों को आपने दी है, तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। तो ये थे डॉक्टर योगेश यादव जी, जेके लोन हॉस्पिटल के एसोसिएट प्रोफेसर, जिन्होंने बताया कि बच्चों में किस प्रकार से बीमारियां होती है, उन्हें कैसे आप पहचान सकते हैं और पहचान करके कैसे कब किस समय आप डॉक्टर के पास पहुंचे। ऐसी ही आपकी सेहत से जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।